इस वीडियो में आज हम बात करेंगे किस तरह से जो सरफेसी एक्ट 2002 उसका प्रोसीजर होता है और किस तरह से वो काम करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो भी अकाउंट है आपका, लोन अकाउंट या क्रेडिट फैसिलिटी है, उसको जब वो अकाउंट एनपीए हो जाता है एज पर आरबीआई इरेक नॉर्म्स। इरेक मतलब इनकम रिकग्निशन असेट्स क्लासिफिकेशन का जो नॉर्म्स है आरबीआई के, उनके अकॉर्डिंग वो जो अकाउंट है एनपीए हो जाना चाहिए। तभी ये जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें नोटिस इशू आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो भी आपका अगर अकाउंट एनपीए हो जाता है एज पर आरबीआई, उसके बाद जो सबसे पहला नोटिस किया जाता है ऐसे इशू, उसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। वो इशू करते हैं हम अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। तो ये जो नोटिस है इसमें पूरी डिटेल दी होती है आपके अकाउंट की। इसके बाद ये जो नोटिस है ये दोनों को दिया जाता है, एक तो बारोवर जिसने लोन लिया है, इसमें एक या अधिक बारोवर हो सकते हैं, और फिर गारंटर, अगर आपके लोन में कोई भी गारंटर है तो उसको भी ये नोटिस दिया जाता है। एक एक कॉपी से ये डाक द्वारा भेजा जाता है बैंक के द्वारा। अब ये जो नोटिस है इसमें आपको टाइम दिया जाता है जो भी आपके ड्यूज़ हैं उनको पे ऑफ करने के लिए। इसमें जो टाइम दिया जाता है वो 2 महीने दिया जाता है, यानी 60 डेज बारोवर को दिया जाता है। और जो गारंटर होता है उसको 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इसको पे करें। अगर बारोवर या गारंटर कोई भी जो फुल ओवर ड्यू या ड्यू अमाउंट है उसको पे नहीं करता है तो उस केस में फिर अगला नोटिस दिया जाता है। जो ये नोटिस होता है 13(2) का, उसमें कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी, किस प्रकार के कौन कौन से लोन आपने लिए हैं। उसके बाद सेंक्शन अमाउंट, जितने रुपए के लोन आपको सेंक्शन हुए थे लोन वाइज या फैसिलिटी वाइज, वो यहाँ पहले आपको लिखा मिलता है। फिर तीसरी चीज़ इसमें होती है आउटस्टैंडिंग, जो भी आपके ड्यूज़ हैं आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर लिखे हुए मिलते हैं आपको फैसिलिटी वाइज या आपके लोन अकाउंट वाइज। फिर इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे जिक्र होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है आपका। उसके बाद एनपीए क्लासिफिकेशन डेट, किस डेट को वो अकाउंट बैंक द्वारा एनपीए कर दिया गया था उसका भी इसमें डिटेल लिखा होता है। तो इस तरह से जो 13(2) नोटिस है वो आपका इशू किया जाता है, जिसको हम डिमांड नोटिस भी बोलते हैं। अगर बारोवर या गारंटर इसमें कोई भी पैसा नहीं भरते हैं या फुल ओवर ड्यू अमाउंट आपका जमा नहीं करते हैं तो जो अगली स्टेज होती है उसमें आपका जो बैंक है वो एक दूसरा नोटिस इशू करता है, जिसको हम पोजीशन नोटिस भी बोलते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 13(4) किया जाता है ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। तो इसमें जो बैंक है आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेता है। अब इसमें पोजीशन भी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है आपका सिंबॉलिक पोजीशन। सिंबॉलिक पोजीशन जनरली जो आपका प्लॉट है उसके केस में बैंक लेता है, जो भी आपका बैक एंड प्लॉट अगर आपने सिक्योरिटी के रूप में रखा हुआ है तो। फिर जो दूसरा पोजीशन होता है वो होता है फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन में क्या होता है, जो बैंक है वो आपकी प्रॉपर्टी का फिजिकली पोजीशन ले लेता है, जिसमें जो बैंक है वो मदद लेता है पुलिस और जो भी वहाँ का डीएम या एसडीएम होता है तहसील का, तो वो यहाँ पर इसमें आपको फिजिकल पोजीशन दिलवाता है उस घर का या कमर्शियल प्रॉपर्टी का। इसमें भी दो तरह के पोजीशन हो सकते हैं फिजिकल पोजीशन में। एक हो सकता है आपका पीसफुल पोजीशन, यानी कि जो बारोवर है वो शांतिपूर्वक आसानी से बैंक को फिजिकल पोजीशन दे देता है। अगर वो शांतिपूर्वक या मर्जी से अपनी पोजीशन नहीं देता है तो उस केस में बैंक को फोर्सफुल पोजीशन लेना पड़ता है, जिसमें वो जो भी तहसीलदार है डीएम है उसकी मदद लेता है, साथ में पुलिस की मदद भी लेता है। तो इस तरह से पोजीशन बैंक द्वारा ले लिया जाता है 13(4) के नोटिस के अंतर्गत, और जिसकी सूचना बारोवर को भी दे दी जाती है। जब ये सिंबॉलिक पोजीशन या फिजिकल पोजीशन बैंक ले लेता है तो अगला स्टेप होता है सरफेसी में कि जो भी 13(4) नोटिस का डिटेल है प्रॉपर्टी का, उसमें फुल डिटेल दिया होता है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एरिया कितना है, किसके नाम पे है, और उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्या है, और कहाँ पर प्रॉपर्टी है, किस तरह की प्रॉपर्टी है। तो वो पूरी डिटेल 13(4) के नोटिस में दी होती है। और यही नोटिस जो 2 न्यूज़पेपर हैं उसमें पब्लिश बैंक को कराना होता है 7 दिन के अंदर। 7 दिन कब से काउंट होंगे, जिस दिन बैंक सिंबॉलिक या फिजिकल पोजीशन ले रहा है उसके 7 दिन के भीतर ही 2 न्यूज़पेपर में ये 13(4) का नोटिस बैंक को पब्लिश कराना होता है। एक न्यूज़पेपर तो इसमें लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में होता है, यानी कि अगर मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है वो है हिंदी, तो एक हिंदी के न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा और दूसरा
एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर होगा, उसमें ये नोटिस पब्लिश कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक आपका पब्लिकेशन हो चुका है, जो भी 13/4 का आपका नोटिस है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन कराता है बैंक। जो वैल्यूएशन करेगा वो अलग तरह का एक वैल्यूअर होता है, जिसको हम बोलते हैं सरफेसी अप्रूव्ड वैल्यूअर। तो जो भी वैल्यू आती है उसके बेसिस पर आय का जो कार्यक्रम किया जाता है। इसके बाद जो जब उसकी वैल्यू हो गई, उसके बाद फिक्सेशन ऑफ रिजर्व प्राइस। जो भी ये प्रॉपर्टी बैंक बेचेगा उसका एक रिजर्व प्राइस फिक्स किया जाता है। तो रिजर्व प्राइस जनरली जो बैंक फिक्स करते हैं वो करते हैं जो मार्केट वैल्यू है प्लस रियलाइजेबल सेल वैल्यू यानी कि आरबी, इन दोनों को जोड़ के उसको 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि इसका एवरेज ले लिया जाता है। तो वो हमारी रिजर्व प्राइस हो जाती है। रिजर्व प्राइस मतलब उस प्राइस से कम पे बैंक उस प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं करेगा, उसी को हम रिजर्व प्राइस बोलते हैं। इसके बाद जब रिजर्व प्राइस फिक्स हो गया यहाँ पर, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसको लिस्टिंग किया जाता है उसका फॉर ऑक्शन। ऑक्शन भी 2 तरह का होता है, एक तो आपका ई ऑक्शन होता है और जो आपके न्यूज़पेपर है उसमें भी ये पब्लिश कर दिया जाता है। तो जनरली आज की डेट में ई ऑक्शन में ही बैंक जाता है। एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, वहाँ पर इस प्रॉपर्टी की डिटेल लिस्ट कर दी जाती है फुल डिटेल के साथ, रिजर्व प्राइस ये सब, और उसको फिर बेचने के लिए बैंक शुरुआत कर देता है। और जो अगर प्रॉपर्टी बड़ी होती है तो उसकी डिटेल्स बैंक न्यूज़पेपर में भी देता है कि ये प्रॉपर्टी बैंक की बिक रही है। तो जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं पेपर में पब्लिश करने का या वैल्यूएशन करने का, ये सब जो बारोवर है उसके अकाउंट से डेबिट कर दिए जाते हैं, यानी कि उसके अकाउंट में एडजस्ट किए जाते हैं। अभी तक हमारी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग हो चुकी है ई ऑक्शन के लिए। इसके बाद प्रॉपर्टी की सेल की जाती है। जो भी आपका रिजर्व प्राइस है उसके ऊपर ही ये प्रॉपर्टी बेची जाती है। अगर कोई इसमें बायर बैंक को मिलता है और कोई बोली लगाता है तो उसे कम से कम 10% रिजर्व प्राइस का या जितने वो ले रहा है प्रॉपर्टी उसका उसको ईएमडी के तौर पर जमा करना होता है। इसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी 20 लाख की खरीदी है किसी बायर ने, तो उसको कम से कम 2 लाख रुपए तुरंत वहाँ पर जमा कराना होता है। और जो बाकी पैसा है उसके लिए, यानी कि 90% पैसा जो है उसके लिए बैंक 15 दिन का टाइम वारों को देता है। इस तरह से प्रॉपर्टी की सेल होती है। इसके बाद जब पूरा पैसा जमा हो जाता है, जो भी बायर है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन है, वो बायर के फेवर में बैंक द्वारा करा दिया जाता है। इसके बाद जो बैंक है उस प्रॉपर्टी का फिजिकली पोजेशन उस बायर को दे देता है जिसने कि वो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके नाम पे, अगर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आपने बेची है उससे जो भी सेल प्रोसीड आई हैं, जितने की वो बिकी है, वो जो बारोवर है उसके लोन अकाउंट में एडजस्ट की जाती है। अगर वो अमाउंट एक्सेस है लोन अमाउंट से, तो वो पैसा बारोवर को रिटर्न कर दिया जाता है, या तो उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या उसको डीडी के माध्यम से बनाकर दे देते हैं और उसके लोन अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। अगर जो बारोवर है जिसके नाम में प्रॉपर्टी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में बैंक बेचता है, तो जो वो बचा हुआ पैसा है वो लीगल हेयर को यहाँ पर दे दिया जाता है। जो भी उसके कानूनी वारिस होते हैं उसके हिसाब से उसमें बांट दिया जाता है बैंक द्वारा। इसके बाद यहाँ तक ये काम हो चुका है कि जो मनी थी एक्सेस वो जमा हो चुका है। मान लीजिए जो प्रॉपर्टी बिकी वो लोन अमाउंट से कम पैसा आया उसमें, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, तो उस केस में बैंक के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो बचे हुए अमाउंट के लिए सूट फाइल कर देगा जो बारोवर है उसके अगेंस्ट में किसी कोर्ट में, या फिर वो वन टाइम सेटलमेंट कर सकता है जिसको समझौता भी बोलते हैं। अब ये बैंक पर डिपेंड करता है वो किस तरह से पर्टिकुलर लोन अकाउंट की सिचुएशन को देखता है, तो वो इनमें से कोई एक काम कर देता है। अब इसके बाद जो बैंक है वो एक एनओसी इशू करता है लोन अकाउंट बंद होने की, जिनको नोटिस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उसके बाद जो ये अकाउंट है, जो आपके लोन अकाउंट बंद हुए हैं, उसकी रिपोर्टिंग, उसका जो स्टेटस है वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी यानी कि CIR जैसे कि सिविल, इक्विफैक्स एक्सेट्रा को रिपोर्ट कर दी जाती है। अगर आपका अकाउंट नॉर्मली बंद हुआ है तो नॉर्मल रिपोर्टिंग होती है।
अगर आपका अकाउंट वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत बंद हुआ है तो उसको सेटलमेंट के अंतर्गत रिपोर्टिंग होती है यहाँ पर, जिससे कि इसका पूरा डाटा आपके सिविल में कैप्चर हो जाता है अगर आपने उसमें OTS किया है तो इस तरह से पूरा जो प्रोसीजर है सरफेसी एक्ट का वो काम करता है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको भी क्वेश्चन डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।